दोस्तों, नशा एक अंधकार है, नशा एक धोखा है जो आपके शरीर की सोचने समझने की जो शक्ति है उसे कमज़ोर करता है और कहीं ना कहीं आपकी जो अंदरूनी जो बात होती है वो कहीं ना कहीं खोखला कर देती है आपके शरीर को। और ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर लड़ाई आप लड़ सकते हैं। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो है नशा निरोधक, एक स्वस्थ समाज की नींव। और इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी के, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे मेहमान अजय फाटक जी, जो कि ड्रग कंट्रोलर हैं राजस्थान सरकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब, शो की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। 26 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जिसके अंदर अवैध तस्करी से लेकर नशा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके रोकथाम के लिए जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जाता है, उनको अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र में ये पारित भी हो चुका है। आज के इस दिन को आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, एक्चुअली नशे की लत क्यों बढ़ी और क्यों बहुत यंग एज में लोग नशा लेने लगे हैं? मानसिक रूप से कोई ना कोई समस्या होती है, उनको तनाव होता है, भागती दौड़ती दिनचर्या, इस वजह से नशे की बहुत ज़्यादा लत बढ़ गई है। लेकिन अगर हम लोग अपने डोपामाइन को, एक हार्मोन होता है जिसको सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम किसी भी तरह का नशा करते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए नशे की लत बढ़ती जाती है। अब यूथ में नशे की लत इसलिए बढ़ी कि मदर फादर वर्किंग है, या मदर बहुत ज़्यादा बिजी है, फादर तो वर्किंग है ही, तो यूथ क्या करता है, लोनलीनेस को फील करता है, अकेलापन फील करता है, अकेला रहता है, फिर कहीं दोस्तों के साथ जाता है और कहीं ना कहीं दोस्त उसको ट्राई करा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि छोटे बच्चों को बहुत बड़े लोग भी ट्राई कराते हैं कि आजा बेटा लो। कई बार मैंने ये भी सुनने में आया, जब बच्चा 20 साल की एज में मेरे पास आया कि इसको 6 साल की उम्र में इसके फलाने मामा या चाचा ने ट्राई करवाया। तो आप देखिए, हमारे समाज की मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं मैटर कर रही है कि वो इतने बड़े 40 साल के चाचा एक 6 साल के बच्चे को ये चीज़ क्यों ट्राई करवा रहे हैं। और जब एक चीज़ की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो डोपामाइन को शांत करने के लिए एक ट्रिगर होता है कि हमें वो लेना चाहिए। हमारा दिमाग कहता है कि लेना चाहिए। जैसे कि हमने घरों में सुना है, बहुत सारी मैंने आंटियों को या अपनी फैमिली की लेडीज़ को कहते हुए सुना है कि 4 बज गए, चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा है। तो सेम तो चाय तो एक छोटी सी चीज़ है ना, नशा कितना ज़्यादा हमारे अंदर से हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। फिर हम अपने कंट्रोल में नहीं होते, फिर हम उस नशे के कंट्रोल में होते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो। तो हमारे मेंटल स्टेटस को, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में करता है नशा। और फिर जब हम लेने लग जाते हैं चाय की तरह, जैसे भूख लगी हो ना, भूख लगी हो, 1 बज गया, लंच की बेल नहीं बजी, स्कूल में बच्चों को होता है ना, लंच बेल नहीं बजी, खाना खाना है, तो वो तो खाना तो एक नॉर्मल, कई बार आपने सुबह बहुत हैवी ब्रेकफास्ट लिया है लेकिन लगता है कि अरे ये टाइम है खाने का, ये टाइम है चाय का। तो हमने अपने मस्तिष्क को उस तरह से ट्रेन कर दिया है कि हम लोग नशा लेने लग जाते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल, अब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ना होके किसी और चीज़ के कंट्रोल में हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, किस तरीके से जो इंसान का जो माइंड है वो ट्रिगर होता है। लेकिन अजय जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, 26 जून का जो दिन है वो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका विभाग की जो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस दिन के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26 जून को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 दिसंबर 1987 को ये दिवस घोषित किया था, एंटी ड्रग डे। तो इस दिवस को लोगों में जागरूकता लाने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस साल की जो थीम रखी गई है, जो ब्रेकिंग द चेन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर फॉर ऑल, इसका पर्पज़ ही ये है कि हमारे को ये जो नशे की लत की जो चेन है उसको ब्रेक डाउन करना है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे को पहले प्रिवेंशन के मेजर्स लेने, प्रिवेंशन के बाद ट्रीटमेंट, और फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे को सारे मेजर्स लेने जिससे कि वो ठीक हो सके।
तो हमारा जो ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट है जी उसके द्वारा हमारे द्वारा दवाइयों के लाइसेंस ग्रांट किए जाते हैं और जो कि मैन्युफैक्चरिंग के भी होते हैं, उसके अलावा रिटेल होलसेल के ऊपर भी होते हैं। और दवाइयाँ जो होती हैं उसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं। तो हमारा ये दायित्व रहता है कि जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसको प्रॉपर तरीके से वो उसको निर्माण करे, प्रॉपर जो उसकी चेन डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है उससे जो व्यक्ति जिसको उस दवाई का उपयोग होना है उसको मिल सके, ये हमारा दायित्व है। जी, तो बहुत सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके विभाग के ऊपर है, आप लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आजकल का जो दौर है, युवा की अगर मैं बात करूँ, युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूँ, क्या कारण लगता है कि वो नशे की ओर इतने आकर्षित हो रहे हैं? खासकर फीमेल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इनके अंदर ड्रग एडिक्शन का जो लेन कंजम्पशन है, अल्कोहल का हो गया, जितने भी ड्रग्स हो गए, उनका कंजम्पशन फीमेल्स में भी बढ़ रहा है। क्या कारण मानती हैं इसका? सर आपने एक बात सुनी है कि जब हम सोते हैं तो भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। अभी लोनलीनेस की वजह से, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से अकेलापन बढ़ गया, लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, एक अपने वही डोपामाइन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने भाव प्रकट करके, अपने इमोशंस को जब इंसान दबाता रहता है और डोपामाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कई बार आपने सुना होगा नशा सिर्फ नशे की दुकानों से नहीं जाके कुछ खांसी की दवाइयाँ लोग एक्स्ट्रा लेने लगते हैं या कुछ आयोडेक्स या कुछ नील पेंट, तो उनको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहीं ना कहीं डोपामाइन उनका हार्मोन जो डोपामाइन हार्मोन है वो सेटिस्फाइड होता है और वो शांत होता है, तो फिर क्या है वो अधिक मात्रा में उसको लेने लग जाते हैं। अकेलापन, अपनी बात ना कह पाना, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और जैसा कि आपने सवाल किया कि महिला, तो आपने शायद शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि महिलाओं को जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए कि प्रेम, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है, क्योंकि यू आर वॉकिंग इक्वली विद द मैन, तो आप उतने ही स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन महिलाओं के और फीमेल्स के इमोशंस अलग होते हैं, तो मेल और फीमेल के इमोशंस अलग होते हैं। उन्हें प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक कवर की ज़रूरत होती है, एक कुकून की ज़रूरत होती है, वो अपने आप को सरेंडर करना चाहती हैं किसी चीज़ के अंदर। तो जब वो कोई चीज़, कोई व्यक्ति या कोई रिश्ता नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं नशे की शिकार हो जाती है। और इसी तरह बचपन, जो बच्चे होते हैं, जो हमें जिसे टीन बोलते हैं हम लोग, वो बचपन जो हमारे देश का भविष्य भी है और वो बहुत ज़्यादा खतरे में है अभी। तो वो क्या होता है कि जब वो भी अपनी बाहर बात कहना चाहते हैं कि आज मुझे टीचर ने ये बोला, मैंने प्लेग्राउंड में ये किया, लेकिन पेरेंट्स के पास सुनने का टाइम नहीं है, दादा दादी कहीं और गांव में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, अकेलापन हो गया, तो कहीं ना कहीं वो जब नशा ले लेते हैं तो वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं और उन्हें मन को शांति मिलती है। एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्ट्रेस बस्टर्स की तरह ये ले रहे हैं कि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ये मैं अगर ये इस तरीके के ड्रग्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा एक स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वहीं आज एक ट्रेंड चेंज हो चुका है, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो चुका है, और वो भी दोनों मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, बच्चा अकेला रह रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। एक कहीं ना कहीं मेन कारण ये भी नहीं लगता डॉक्टर साहब आपको? जी बिल्कुल, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका तनाव कि बच्चों को रोज़ पीपीटीज बनानी है, ये करना है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज तो हैं ही सर, लेकिन पेरेंट्स रह रहे हैं जयपुर में और बच्चा पढ़ रहा है उदयपुर में, तो वहाँ भी तो अकेलापन है ना हॉस्टल्स में। तो उस वजह से, तनाव की वजह से भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे कहीं ना कहीं फिर उनको, इवन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की प्रिपरेशंस करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या नीट की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अपने मन को एकदम फोकस करने के लिए, मैंने बच्चों से सुना है जो मेरे पास आते हैं, हम बोले हमारा मन, हमारा जो एक मतलब एकाकीकन या वो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, जो कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम नशा कर लेते हैं कि फिर हमें इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखती, हम अपनी किताबों और सिलेबस पे फोकस कर पाते हैं। ये भी एक बच्चों से मुझे रीज़न सुनने में आया कि ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है नशा करने के बाद। अब ऐसे में कंसंट्रेशन उनको लग नहीं रही कि वो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपने शरीर को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अजय जी, आपका काम आसान नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है। ऐसे में वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके विभाग के ऊपर है, क्या कुछ कार्य आप लोग कर रहे हैं अभी? ऐसा है कि जो नशे की जो लत जो है वो समाज को खाती जा रही है जी।
ये सभी को मालूम है। Definitely, और sir. इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही तत्परता से इसके ऊपर रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा दवाई की दुकानें जो हैं उनके निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण पे अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस हम सस्पेंड करते हैं, कैंसिल करते हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन तक करते हैं। बिना अगर विक्रेता कोई दवाई बेच रहा है जो कि एनडीपीएस श्रेणी की है तो उसके अंदर हम पुलिस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और उनके साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं जी। इस तरह का कार्य हम करते हैं। और साथ ही साथ अवेयरनेस के लिए भी हम कार्रवाई करते हैं, जिससे कि लोगों को एक अवेयर कर सकें कि यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी है, इनपुट है कि कोई व्यक्ति बिना बिल के या नशे की दवाइयाँ बेच रहा है तो हम उनके ऊपर फोकस करके उन पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, अभी आपने अवेयरनेस का जिक्र किया, कहीं ना कहीं अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी होता है एक स्वस्थ समाज को, जो कि हमारा टाइटल भी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रगति के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस किस तरीके से बढ़ाया जाए, खासकर युवा वर्ग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कैंपेजेस आप लोग चलाते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अवेयरनेस जो युवाओं के अंदर है तो हम उसके लिए छात्र वर्ग जो कि स्कूलों के अंदर है और यूनिवर्सिटी के अंदर है, उन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। वहाँ पर इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर दवाइयाँ जो हैं, जो कि नशे के रूप में दुरुपयोग होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको बताते हैं कि इन दवाइयों के लेने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपके मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर वो सीधा प्रभाव डालता है। उसके अलावा कार्डियक इश्यूज़ आपको क्रिएट होते हैं, रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उनको एक तरह से उसके दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं, जिसके कारण से आज क्या है, डर बिन न प्रीत, वो एक कहावत है। तो पहले उनको इस चीज़ के जो वो ले रहे हैं इस चीज़ को, तो उसके बारे में उनको बताते हैं कि भाई आप अगर ये लेंगे तो आपके ये चीज़ें होंगी, तो अच्छा रहेगा कि आप इन चीज़ों को नहीं लें जी। और कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जो कि सेल्फ ग्रुप्स होते हैं, जो कि नशा जो कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा वो टीच करते हैं जिससे वो नशे से दूर रह सकें। साथ ही साथ हम जिन लोगों को हमने पहले कभी अवेयर करके उनको ट्रीट किया जी, उन लोगों के भी ग्रुप्स तैयार करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो उस प्लेटफॉर्म से, यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल के प्लेटफॉर्म से उनको बताते हैं कि वो उन्होंने छोड़ा तो उनको क्या फ़ायदा हुआ। एक एग्जाम्पल भी देते हैं आप बच्चों को। तो एक एग्जाम्पल कोट होता है, तो वो एक व्यक्ति 100 लोगों को, 50 लोगों को एक तरह से इंस्पायरेशन का काम करता है। और बेसिकली जो नशीली दवाइयाँ हैं जो उसका सेवन करते हैं, उसके अंदर इनिशियल सस्ता नशे से वो चालू करता है जी जी जी, है ना। जैसे कोई डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे कि घर के अंदर ही कोई बड़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि ये रजनीगंधा, गुटखा और ये आप लो, सेवन करो। तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से फिर वो शराब के उस पर आता है जी जी जी, फिर वो दवाइयों के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, जब और बड़ा होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर वो दूसरे तरह के हीरोइन और अफीम, चरस, गांजा उसके तरफ बढ़ता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक और आज के युग और जो नवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई अजय जी आपने कि किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस फैलाना, और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि हाँ, एक इंस्पिरेशन मिल सके बच्चों की, ताकि कि आप नशे के अंदर डूबे नहीं, आप निकल भी सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। ऐसा देखा गया है अमूमन लोग बाग कोशिश करते हैं कि नशा से निकलने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत वो कोशिश करता है, थोड़ा आगे जाता है, फिर वापस से विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं, वो व्हील पावर नहीं रहती, वही ट्रिगर हो जाता है उसका दिमाग। इस तरीके से किस तरीके से एक कंप्लीटली उसको नशा छुड़ाया जाए, क्योंकि कोशिश तो करता है वो, लेकिन बीच में कहीं वापस से फॉल बैक आ जाता है। क्या कारण मानती हैं इसका? देखिए, किसी भी चीज़ को फॉलो अप करने के लिए, रेगुलर करने के लिए साइंटिफिकली भी ये टेस्टेड है, 21 डेज का टाइम है। इनिशियली हम किसी भी चीज़ से विड्रॉ होते हैं तो विड्रॉल सिंड्रोम बट नेचुरल आएंगे,
इसमें स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सराउंडिंग्स, द पीपल हु आर इन सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो हमारे रेडियस में लोग रहते हैं, उन सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट डे छोड़ेंगे, फिर दैट पीक टाइम जब वो आप नशा उस वक्त पे करते हैं तो एक विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। दैट टाइम वी नीड कि हम उस टाइम को कैसे कट करें और उसमें हम डोपामाइन को किसी दूसरे तरीके से कैसे सेटिस्फाई करें। जैसे कि हम मूवी के लिए चले गए, या हम कहीं डांस फ्रेंड्स के साथ डांस करने लग गए, या हमने कोई एरोबिक्स या जुम्बा सेशन या योगा करना शुरू कर दिया। वो जो पर्टिकुलर टाइम जब बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्रिगर हो रहा है, हमारा माइंड ट्रिगर हो रहा है, उस टाइम को निकाल लिया। और इसमें मदद करता है परिवार के सदस्य जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे दोस्त जो हमारे साथ 24 आवर्स रहते हैं। फिर ये 21 दिन में जब ये एट बीच के 7th या 8th डे वापस ट्रिगर होता है, विड्रॉल सिंड्रोम आता है, फिर आता है 11वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर 21वें दिन आएगा। फिर 21वें दिन के बाद आप 5 दिन और रिलैक्स रह लेंगे तो आपका जीवन में नशा लेने का मन ही नहीं करेगा। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे चारों तरफ के लोगों का। दूसरी चीज़ है रोल कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो नशा करते हैं, उस टाइम पे अपने आप को किसी और अपनी फेवरेट एक्टिविटी में बिजी कर लेना, जिससे कि आपका डोपामाइन सेटिस्फाई हो, आपके ऑल हार्मोन्स खुश रहे। हमारी जिम्मेदारी होती है। देखिए आजकल क्या हो गया अंकित जी, हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने दिमाग हमारा हमेशा काम करता है। फिजिकली हम लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। ऑल द वर्क्स 90% हम लोग सिटिंग करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बैठने वाला जॉब, हम बात कर रहे हैं बैठने वाला जॉब, ऑफिस में सब लोग सर काम करते हैं, हम काम करते हैं, बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें क्या ज़रूरी है, सबसे पहले अपने सारे हार्मोन्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम अपने फिजिकल को एक्टिव रखें। आपको पता है एक टेलर को कभी कोई बीमारी नहीं होती, उसके पैर चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसको जल्दी से बीपी या शुगर या डायबिटीज ये सब चीज़ें नहीं होती क्योंकि उसके पैर एक्टिव रहते हैं दिमाग के साथ में। अब हमें दिमाग को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, दूसरा हमारे बॉडी को एक्टिव करने की ज़रूरत है, और तो हमारे अपने आप ऑटोमेटिक सारे हार्मोन्स सेटिस्फाई रहेंगे। एक हमारे इमोशंस को, हमारे भाव को शेयर करने के लिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने चारों तरफ में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, आपका दोस्त हो सकता है अपोजिट जेंडर का हो वो दोस्त, लेकिन जो आपको सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए। दूसरा कि आपके मतलब आपका मजाक ना बनाए, उसको नेगेटिव नहीं ले, आपकी बुलिंग नहीं करे। इस तरह का एक जीवन में एक साथी होना चाहिए। तो अपने आप आपके सारे सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो भी आप जब भी किसी गलत रास्ते में या नशे के रास्ते में जा रहे होंगे तो आपको वो रोकेगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात बताई डॉक्टर साहब आपने। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि अगर पेरेंटिंग पे अगर हम बात करें, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक फैमिली का। बच्चा जब शुरुआती दिनों में होता है, नशे में आने ही वाला है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, वो कितने भी कोई सा भी एग्जाम्पल हो इसके अंदर, लेकिन अक्सर देखा जाता है उसके एक सिम्टम्स भी होते हैं। पेरेंट्स को कैसे पता लगे कि जो हमारा बच्चा है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, किस तरीके से उनको ध्यान में रखना चाहिए? अगर मेरा बच्चा इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं नशा की ओर बढ़ चुका है, तो पेरेंट्स को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि घर में अगर प्यार मिले, घर में अगर कंट्रोलिंग आ जाए तो नशे की ओर जो बच्चा जा रहा है वो नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके कंट्रोलिंग वर्ड का जवाब दूंगी जी। कि बच्चे जो होते हैं वो कच्चा घड़ा होते हैं, तो हम उनको जैसी शेप देंगे वैसी हो जाएंगे। तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ना तो वीणा के तार को इतना खींचो कि वो टूट जाए, और ना ही वीणा के तार को इतना ढीला छोड़ो कि सुर ही ना आए। तो कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, बच्चों को शेप करने की जरूरत है, वो एक कच्ची मिट्टी है। दूसरी चीज़, बच्चे कैसे पता लगता है कि नशा करने लगा है? तो जब भी कोई बच्चा कोई किसी भी गलत रास्ते पे जाता है, चाहे वो नशे का हो, ड्रग्स का हो, या और भी कोई गलत रास्ता हो, वो क्या करेगा, अपने आप को फैमिली से विड्रॉ कर लेगा। आप फैमिली फंक्शंस में या अपने फैमिली फ्रेंड्स के फंक्शंस में जा रहे हैं, वो जाना नहीं पसंद करेगा, वो बहाने बनाएगा कि मुझे कोई फाइल वर्क करना है, या मुझे कोई होमवर्क करना है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने आप को फैमिली से, सोसाइटी से धीरे धीरे विड्रॉ करना, अकेले रहना शुरू कर देगा, शाम के टाइम अकेले बाहर निकलना शुरू कर देगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगेगा, और अकेले में कमरा बंद करके कहेगा मैं होमवर्क कर रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। पेरेंट्स से बातचीत करना बंद कर देगा, कम करने लग जाएगा, अपनी बातें पेरेंट्स से कहना बंद हो जाएगा, एक सस्पेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा उसका।
तो इस तरह से जब पता लगे तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उस वक्त पे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती फैमिली फंक्शंस में ले जाना चाहिए, उसकी इस एक्टिविटीज़ को नोट करना चाहिए कि वो रेगुलर अकेले बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो एक बार कीप पे बाइनोकुलर आई, बच्चे को ये भी नहीं लगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्तों से संपर्क में रहें, जिससे कि पता लगे कि वो किस कंपनी के लिए जा रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और दोस्तों ये आपको जानना भी चाहिए कि अगर आपका बच्चा इस तरीके का कोई बिहेव कर रहा है तो इसको ध्यान रखिए कि बच्चा अकेले रहना पसंद कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये सभी एक सिम्टम्स है जो डॉक्टर साहब हमको बता रही। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक समस्या बहुत बड़ी ज़्यादा देखी गई है, वो है ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलना, बिगर सोचे समझे जो दवाइयाँ दे रहे हैं केमिस्ट, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और क्या कुछ स्टेप आपका विभाग उठा रहा है? नहीं, ऐसा है कि दवाइयाँ जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस पे ही दी जानी चाहिए जी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम जो है उसके अंदर शेड्यूल H1 कैटेगरी की गई है, जिसके अंदर जो भी दवाई दी जाएगी उसका केमिस्ट को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस, उसके साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी रखना है, उसका बिल भी जारी करना है। शेड्यूल H1 में जो दवाइयाँ हैं वो हैं जो कि साइकोट्रोपिक श्रेणी की औषधियाँ हैं। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि जो साइकोट्रोपिक श्रेणी की जो दवाइयाँ हैं वो नशे के रूप में लोग बाग दुरुपयोग करते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर CCTV कैमरेज भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। अधिकांश दुकानों के ऊपर CCTV कैमरे हैं, जहां पर हमारे जब भी अधिकारी जाते हैं तो वो उस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं कि जो दवाई पेशेंट्स को दी जा रही है वो प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा रही है, नहीं दी जा रही। अगर नहीं दी जा रही है और उसके बिल्स भी नहीं काटे गए हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके जो लाइसेंस है उनको हम सस्पेंड भी करते हैं और कैंसिल भी करते हैं। तो जैसी सीवियरिटी होती है उसके हिसाब से हम ऐसे मामलों के अंदर कार्रवाई करते हैं। और लोगों में जागरूकता भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जब भी दवा लें तब दवा बिल से खरीदें और डॉक्टर का पर्चा साथ रहें, क्योंकि कई बार होता है कि कोई दवाई की बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किन सब चीज़ों का आप लोग का विभाग जो कार्य कर रहा है। जाते जाते क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए गलत रास्ते नहीं चुने, और जीवन एक दिन रात है, अमावस पूर्णिमा की तरह है, तो जीवन संघर्ष का नाम है। और सबसे बड़ी चीज़, अपना जो बॉडी और माइंड है, दो मशीन्स हैं, उनको जितना काम में लेंगे उतना स्लो और स्मूथ आपकी लाइफ चलेगी, उतना जैसे ऑयल का काम करते हैं, जितना काम और नहीं तो फिर आपकी बॉडी और दिमाग को जंग लग जाएगी। तो अपने बॉडी और दिमाग को जितना काम में ले सकते हैं लें, अपनी भावनाओं को जहाँ हो सके एक्सप्रेस करें, जहाँ कि आपको पॉजिटिव लगता है, ये आपके चारों तरफ आपको खुद ढूंढना होगा। और हमेशा खुश रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करते रहें और जीवन में खुशियाँ बांटते रहें। जी जी जी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आपने। अजय जी, आपसे भी मैसेज लेना चाहेंगे, क्या कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही है कि जो यंग जनरेशन है वो जो नशे की दवाइयाँ हैं उससे अपनी दूरियां बना के रखें, क्योंकि इसके काफ़ी स्वास्थ्य के ऊपर दुष्परिणाम होते हैं और इससे क्राइम रेट और ये दूसरा बढ़ता है। तो हमारे को आवश्यकता है कि हमारी नई जनरेशन को एक सही रास्ते पे लाने के लिए वो ड्रग्स से दूरियां बना के रखें और अपने सराउंडिंग्स में जो दोस्त हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त है उन्हें वे प्रेरित करें, जिससे कि वो दवाई की लत से दूर होए और एक ऐसे आइडियल हीरो की तरह वे जो नशा कर रहे थे वो नशा छोड़कर दूसरों को प्रेरणा का स्रोत बन सकें, ऐसा बन सके। तो आज के दिन मैं ये संदेश देना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने यहाँ पे आया, अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में की गई है और ये सभी चीज़ें आपको जाननी भी चाहिए और ध्यान भी रखनी चाहिए कि किस तरीके से नशा अगर आपका बच्चा जा रहा है तो क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान।